तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस नए टॉपिक में। हमने लास्ट में सीखा था स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम। उसके लिए हमने 3 से 4 वीडियो बनाए थे और उसमें यह भी हमने बताया था कि अभी हम सिंपली स्टॉक मैनेजमेंट सीख रहे हैं, अभी आगे आगे हम इसको और एडवांस करेंगे। तो उसी के अंतर्गत अब हम सीखने वाले हैं मल्टीपल कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम किस प्रकार से स्टॉक को मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरी से मतलब है कि मान लीजिए आपके पास कोई भी कॉस्मेटिक्स की शॉप है और वहाँ पे आपके पास एक ही प्रोडक्ट के अलग अलग साइज हो सकते हैं, या फिर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स की कोई शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है इस प्रकार का, जिसमें आपके पास मान लीजिए हमारे पास कूलर है, कूलर आपके पास अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं, अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं, एसी अलग अलग साइज़ के अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं, या फिर हम कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग का या कंप्यूटर असेंबलिंग का काम कर रहे हैं तो वहाँ पे मान लीजिए प्रोसेसर है, प्रोसेसर इंटेल का है या एएमडी का है, और इंटेल का है तो कौन सी जनरेशन का है और कौन सा प्रोसेसर है, या रैम की अलग अलग कंपनियां और अलग अलग साइज़ रैम के, लैपटॉप के लिए रैम, पीसी के लिए रैम, DDR3 रैम, DDR4 रैम, और उनकी कैपेसिटी 4 GB, 8 GB, 16 GB, इस प्रकार से बहुत सारी कैटेगरी हो सकती है। और उन कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम अपना स्टॉक मैनेजमेंट किस प्रकार से करेंगे, कैसे उसको हम सही से संजो के रखेंगे, ये सारा प्रैक्टिकल जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने सेल्स और परचेज की एंट्री के लिए एक छोटा सा डैशबोर्ड बनाया है। मैं परचेज की एंट्री करता हूँ या सेल की एंट्री करता हूँ, और यहाँ पे लास्ट बिल भी दिखा रहा है कि परचेज में लास्ट बिल क्या है और सेल में लास्ट बिल क्या है। और जब नेक्स्ट बिल की एंट्री करेंगे तो वो बिल भी यहाँ पे आएगा। और जैसे हम परचेज की एंट्री कराएंगे तो यहाँ पे परचेज बुक के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। अब परचेज बुक के अंदर भी 4 एंट्रियाँ हैं, सेल बुक के अंदर एक ही एंट्री है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं एंट्री करा के, स्टॉक भी दिखा देता हूँ। CD का हमारे पास 75 का टोटल परचेज थी, 73 स्टॉक है। DVD का स्टॉक 25 का है, रैम का स्टॉक 10 का है। ठीक है, हम यहाँ पे एक एंट्री यूज़ कराएं। मैं यहाँ पे कराता हूँ रैम। पहले बिल नंबर डालेंगे 105 बिल नंबर, और आइटम नेम हम डालते हैं यहाँ पे रैम का। आइटम कोड अपने आप जनरेट होगा जैसे हम पूरी एंट्री कराएंगे। रेट में डालता हूँ रैम के लिए 550, क्वांटिटी 10 की कराता हूँ, GST 18%। इसी प्रकार से ब्रांड यहाँ पे डाल देते हैं। स्पेशल या साइज़ 8 GB का साइज़ हो गया, और जनरेशन या उसकी वैल्यू DDR4 हम करा देते हैं, और नेम करा देते हैं हरी। परचेज के ऊपर जैसे मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक कराऊंगा, देखो यहाँ से सारा डेटा क्लियर हो चुका है। ये हमने गलत जगह डाल दिया, ये हमने यहाँ पे डालना था 18% GST, तो वहाँ GST नहीं गया होगा। देखो परचेज बुक में चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास गोपाल से हमने खरीद दी है CD 2 GB की सेकेंड जनरेशन की 10, तो GST यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिक आ गया उठ के। ठीक है ना, परचेज की एंट्री होगी। इसी प्रकार हम एक सेल की एंट्री करना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पे सेल की एंट्री कराता हूँ, CD की ही कराता हूँ। कुछ CD मैं यहाँ पे बेचता हूँ। आइटम यहाँ पे 103 मैंने बिल नंबर डाला, CD यहाँ पे डालेंगे, CD कोड अपने आप जनरेट होगा। 12 के हिसाब से बेच रहे हैं। 5 CD हमने बेची है 18% GST से। ब्रांड कौन सा बेचा, कौन सी CD हमने कौन सी खरीदी थी, हमको पता होनी चाहिए। कैसे पता होगी, यहाँ पे हम डेटा वैलिडेशन लगा लेंगे। अभी मैंने डेटा वैलिडेशन नहीं लगाया है। मैं ब्रांड यहाँ पे राइटेक्स कराता हूँ 4 GB, और इधर कराता हूँ सेकेंड जनरेशन की, और हमने बेच दी नवीन को। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सेल में करानी है एंट्री, देन सेव। यहाँ पे हम चलते हैं, परचेज बुक के अंदर नहीं आई होगी एंट्री, वो एंट्री आई है सेल के अंदर। देखो यहाँ पे हमारे पास देखो दूसरी एंट्री भी यहाँ पे आ चुकी है ना। 5 और बेच दिए तो स्टॉक भी हमारा इफेक्ट हुआ होगा उससे, बिल्कुल हुआ है। देखो अब 68 बच गई है। तो ये सारा ऑटोमेटिक हम किस प्रकार से बनाएंगे, ये बिल्कुल स्टार्टिंग से सीखते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम इसका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, फिर इसको धीरे धीरे हम डायनेमिक बना लेंगे। यहाँ पे देखिए डैशबोर्ड के ऊपर हमने क्या लिया है, हमने डैशबोर्ड के ऊपर सिंपली यहाँ पे 2 लेबल लिए। यहाँ पे मैंने बुक्स लिख दिया, और यहाँ पे मैंने लास्ट बिल लिख दिया कि बुक का मतलब हमने कौन सी बुक में एंट्री करानी है, और बिल नंबर, लास्ट बिल नंबर कौन सा था वो हमारा यहाँ पे आएगा। कैसे, हमने परचेज में एंट्री करानी है तो परचेज में, सेल में करानी है तो सेल पे क्लिक कराएंगे तो देखो यहाँ पे लेबल चेंज हो गया। परचेज पे कराते हैं तो ये लेबल चेंज हो गया। ये मैं अभी बताऊँगा आपको किस प्रकार से हो रहा है। और सिंपली सजाने के लिए मैंने यहाँ पे
अपना नाम लिख दिया, इधर मैंने एक लोगो लगाया है और यहाँ पे 3 शेप ली है जिनका हम लिंक बनाएंगे कि डायरेक्ट यहाँ से यदि हमने परचेज बुक पे जंप करना है, सेल्स पे जाना है या स्टॉक पे जाना है, यहीं से जंप कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने जो बटन लिए हैं, यहाँ से यदि हम सेव बटन पे क्लिक करते हैं तो जो एंट्री हमने यहाँ पे करी है वो परचेज पे है तो परचेज बुक में चली जाए, और यदि सेल्स पे करते हैं तो सेल्स बुक में जाके सेव हो जाए, और यदि एंट्री नहीं करनी तो कैंसिल करा देंगे। अब यहाँ पे मैंने एक परचेज बुक नाम से सीट बनाई है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे कुछ हेडिंग्स डाली है, वही हेडिंग है जो मैंने यहाँ पे डैशबोर्ड पे जो आइटम की एंट्री करानी है। इधर ज़्यादा कुछ मैंने नहीं लिया है, यहाँ पे सिर्फ मैंने इसको फॉर्मेट किया हुआ है। यहाँ पे मैंने नेम डाला है और कलर यहाँ पे बैकग्राउंड सभी सेल्स का मैंने ये करा दिया। इन सेल्स को मैंने बॉर्डर बना दिया, वाइट रख दी बैकग्राउंड इनकी, और इनकी बैकग्राउंड ग्रे करा दी क्योंकि इनमें हम फॉर्मूले लगाएंगे इसको डायनेमिक बनाने के लिए। फिलहाल हम फॉर्मूले नहीं लगा रहे हैं। एक सेल बुक ली है और एक स्टॉक लिया है, ठीक है। पहले इनको चालू करा लेते हैं, फिर हम इसको डायनेमिक बनाएंगे। इनको चालू कराने के लिए हमको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा कि यहाँ जो भी डेटा हम लिख रहे हैं वो कैसे जाएगा उसके अंदर, कि भाई यहाँ से कॉपी हो करके और यहाँ पे पेस्ट हो जाए या फिर सेल बुक के अंदर पेस्ट हो जाए। क्लियर, यही तो हमने करना है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो नीचे मैंने एक टेम्परेरी यहाँ पे ली है हेडिंग जो सेल परचेज की हेडिंग है, ठीक है। मैं ये डेटा यहाँ से इधर उठा लेता हूँ और यहाँ से सीधा कॉपी करा लूँगा। यहाँ कैसे आएगा, इसको मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर रखा लूँ तो यहाँ से कुछ मैं सीट डिलीट करा देता हूँ, ये रो, बस ये ऊपर आ जाएगा। देखो यहाँ कैसे लेंगे डेटा, हमने बिल नंबर लेना है तो इक्वल साइन प्रेस कराएंगे और बिल नंबर के ऊपर जाके एंटर प्रेस करा देंगे, तो यहाँ जो भी बिल नंबर डलेगा वो इधर आ जाएगा। कैसे, जैसे यहाँ पे बिल नंबर हमने डाला 102, देखो यहाँ पे 102 आ गया। सिंपल हमने डायरेक्ट रेफरेंस दे देना है। आइटम नेम हम यहाँ पे डेट भी लेनी है, हमने डेट कहाँ है, इधर है, तो मैं यहाँ पे कराता हूँ इक्वल और डेट पे क्लिक करा के एंटर प्रेस करा लेंगे, डेट आ जाएगी। अभी यहाँ पे कॉलम का साइज़ कम है इसलिए नहीं दिख रही है, देखो मैं यहाँ पे कॉलम का साइज़ बढ़ाता हूँ, डेट दिखेगी ना। मैंने कम कर रखा है ताकि यहाँ पे थोड़ा सा हमारी सीट अच्छी लगे। इसको दिखे ना दिखे इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, हम इसको वैसे भी हाइड करने वाले हैं। इधर हमको नेम लेना है तो सीधा हम यहाँ पे करेंगे इक्वल का साइन और देखो नेम यहाँ पे हम फिल करा रहे हैं, एंटर प्रेस करा लेंगे। इधर हमको आइटम लेने, इक्वल आइटम वाला सेल, एंटर प्रेस करा देंगे। इधर हमको आइटम कोड चाहिए, इक्वल के साथ यहाँ पे हम ऐसे सारे यूँ उठाते चले जाएंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे उठा लेता हूँ इक्वल के साथ ब्रांड, ठीक है। मैंने इक्वल के साथ सारे सेल यहाँ पे ले लिए। अब ये सेल हमने कॉपी करा के परचेज बुक में या सेल बुक में ले जाने, तो देखो उसके लिए हम छोटा सा एक मैक्रो रिकॉर्ड कराएंगे। हम अपनी डेवलपर टैब चालू करा लेंगे। यदि आपके पास डेवलपर चालू नहीं है तो आप रिबन के ऊपर कहीं भी राइट क्लिक यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से चले जाएंगे हम कस्टमाइज़ द रिबन, क्लिक कराएंगे। यहाँ पे आपके पास मिलेगा कस्टमाइज रिबन। इसमें आप इधर देखोगे राइट साइड में आपको मिलेगा यहाँ पे डेवलपर नाम से, थोड़ा सा नीचे चल के देखते हैं, देखो यहाँ पे डेवलपर दिख रहा है ना, इसको चेक करा लें। मेरे पास ऑलरेडी चेक है, आप चेक करा लेंगे, ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास डेवलपर टैब चालू हो जाएगी। इसमें आपको मिल रहा है यहाँ पे देखो मैक्रो का ऑप्शन, इधर से हम मैक्रो रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करा लेंगे। अब इस मैक्रो का आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ये मैक्रो 1 के नाम से आ रहा है, मैं इसका नाम दे देता हूँ परचेज का नाम, ठीक है, और ओके करा लेते हैं। कोई शॉर्टकट रखना चाहें तो रख सकते हैं, बट हमको शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं है, सीधा मैं इसको ओके करा लेता हूँ। अब हमारा क्या स्टेप होगा, हमारा स्टेप होगा इन सभी को कंटिन्यू हमने सेलेक्ट कराना है, कीबोर्ड से कराना है, Ctrl+C प्रेस। किसी भी बुक में चले जाएं, परचेज में या सेल में, मैं सीधा पहले परचेज में आता हूँ और बिल नंबर से मैं एंट्री स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिल नंबर वाले में एक बार हम टेम्परेरी कहीं भी एक बार क्लिक करा लेते हैं। मैं यहाँ B16 पे क्लिक कराता हूँ ब्लैंक के अंदर, ठीक है। यहाँ से हमने कहाँ पे पेस्ट कराना है उसको देखो, पेस्ट कराने के लिए भाई फ़िलहाल तो हमारे पास यहाँ पे पेस्ट है, लेकिन ढूंढेंगे कैसे ये ब्लैंक रो को, क्योंकि डेटा यदि हमने यहाँ से यहाँ तक फिल हो गया, इतना एंट्री कर रखी है, तो नेक्स्ट डेटा हमारा यहाँ पे आना चाहिए इस रो के अंदर। तो ये कैसे ढूंढेगा उस रो को जिस रो में नेक्स्ट एंट्री हमने करानी है, तो उसको ढूंढने के लिए सबसे पहले हम लास्ट फिल सेल पकड़ेंगे। अब इस पूरी रेसीट के अंदर लास्ट फिल सेल कौन सा है, यहाँ पे यही है लास्ट फिल सेल, है ना। तो इसके बाद यहाँ पे आ जाए, यदि लास्ट फिल सेल ये है तो इसको पकड़े और फिर यहाँ आ जाए। तो जो भी इसको लास्ट फिल सेल पकड़ेगा उससे नेक्स्ट वाली रो में तो एंट्री करनी है ना। तो उसके लिए हमने देखो खाली जगह पे आ गए, हम यहाँ से करेंगे Ctrl+ एरो, तो देखो इसने लास्ट फिल सेल पकड़ लिया। यहाँ पे हम करेंगे यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को एक बार ऑन और एरो की से एक बार डाउन आ जाएंगे। हमको एंट्री यहाँ पे करनी है, हमने इसको समझा दिया कि जो लास्ट फिल सेल है उससे नेक्स्ट वाली रो में हमने एंट्री करानी है।
और यूज रिलेटिव रेफरेंस को स्टॉप करा देंगे। इधर हम राइट क्लिक यूज़ कराएंगे और करेंगे पेस्ट स्पेशल, क्योंकि हमने कॉपी कर रखा आइटम, और यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पेस्ट करा देंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूले भी लगे हुए हैं ना, फॉर्मूले लगे हुए इक्वल के साथ हमने लिए हैं तो गड़बड़ कर सकता है। वैल्यू ले लेंगे वहाँ से और ओके करा देंगे, तो देखो पूरी वैल्यूज़ यहाँ पे पेस्ट हो जाएंगी। बस इसको यहीं पे कहीं भी छोड़ सकते हैं। वापस से डैशबोर्ड पे जाएंगे और ये जितने भी आइटम हैं, बिल नंबर हो गया, आइटम कोड, जहाँ पे फॉर्मूले लगाने उनको छोड़ सकते हैं, जहाँ पे फॉर्मूले नहीं है उनको सभी को हम इस प्रकार से क्लिक करा लेंगे। कंट्रोल के साथ क्लिक कराते जाएंगे और करा देंगे डिलीट प्रेस अपने कीबोर्ड से, ठीक है। और डिलीट कराने के बाद पहले वाले में छोड़ देंगे इसको और मैक्रो को करा देंगे स्टॉप मैक्रो। अब जो हमने मैक्रो बनाया है वो देखो क्या करेगा, हमने जो स्टेप रिकॉर्ड करे यहाँ से कॉपी किया, यहाँ से और कॉपी करके इधर जाके पेस्ट करा देगा। लेकिन अब फील करो कि ये डेटा फिर पेस्ट करते 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 हमने यहाँ तक डेटा हमारा फिल हो चुका है इस जगह तक। अब हमने जब रिकॉर्ड किया था मैक्रो तो हम यहाँ पे शायद B16 के अंदर आए थे, तो इससे नीचे तो जाएगा ही नहीं डेटा, यहाँ पे B16 तक होगा। इसके बाद अप कैसे जाएंगे, है ना, क्योंकि हमने तो यहाँ से ही अप गए थे। तो क्या करें, जो B16 है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, सीधा मैक्रो पे चलेंगे और यहाँ से हमने किया था परचेज नाम का, इसको एडिट कराते हैं। हमने जो इधर कोड के अंदर देखोगे यहाँ पे हमने किया था B16 में गए थे ना, और वहाँ से हम एक्चुअल अप आए थे। तो इसको हम 1000, 2000, 5000 जितनी आपके पास रो है, जितना डेटा हो सकता है उतना यहाँ पे मैक्सिमम डाल दे और वहाँ से अप आ जाएंगे। एक ही बात है ना, बस एक तो ये हमारी ठीक हो गई त्रुटि। अब उस मैक्रो को इस बटन पे असाइन करा लें, राइट क्लिक यूज़ करेंगे, असाइन मैक्रो, और परचेज वाले मैक्रो को यहाँ पे ओके करा देते हैं। अब देखो कोई भी एंट्री कराऊँ मैं, 103 नंबर बिल, आइटम मैं डालता हूँ यहाँ पे CD, यहाँ पे मैंने डेटा वैलिडेशन लगा रखा है, आप लगाना चाहें लगा सकते हैं। यहाँ मैंने फॉर्मूला लगा रखा है, ये अपने आप पूरा कोड उठाएगा। अभी समझाता हूँ किस प्रकार से लगाया, ठीक है। पहले हम ये डेटा पहले ट्रांसफ़र तो कर लें। रेट आप पिक कर सकते हैं, बाद में हम पिक करना सीखेंगे कि परचेज कर रहे हैं तो परचेज वाला रेट आ जाए और सेल कर रहे हैं तो सेल वाला रेट यहाँ पे आ जाए। फिलहाल मैं नॉर्मल रेट यहाँ पे डालता हूँ, मैनुअल। GST 18%, ये GST नहीं है, यहाँ पे क्वांटिटी है 50 हमने खरीदी है, और GST हम यहाँ पे 18% GST लगा के चलते हैं। ब्रांड CD किस ब्रांड की, वो ब्रांड नेम हम यहाँ पे डालें। भाई किस चीज़ की है, राइटेक्स की है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास हम क्या करें, कैटेगरी वाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने डेटा वैलिडेशन लगाया है, पहले मैं डेटा वैलिडेशन क्लियर करा लेता हूँ यहाँ से। ओके, अब यहाँ पे मैं ब्रांड लिखता हूँ, राइटेक्स की हमारे पास CD है। स्पेसिफिकेशन कितने साइज़ की है, 1 GB 2 GB की, 512 MB, जो भी साइज़ है वो साइज़ यहाँ पे फिल करा दें, क्योंकि हमको CPU के भी साइज़ देने, रैम के भी साइज़ देने पड़ेंगे ना, तो हमने ये भी ज़रूरी है कैटेगरी के अंदर शामिल करना। तो यहाँ पे मैं करा देता हूँ 4 GB के लिए। जनरेशन कौन सी है, वैल्यू जिस भी जनरेशन की आपके पास CD DVD है या वैल्यू क्या डली हुई है उसकी, यहाँ पे मैं सेकंड जनरेशन करा देता हूँ। नेम किससे ख़रीदी है, मैंने ख़रीदी है मनोज से। कंप्लीट सारी चीज़ें फिल हो गई। देखो यहाँ पे आइटम कोड पूरा यहाँ पे बन के आ गया, हमारी सारी चीज़ें यहाँ भी आ गई। हमने इस पे ध्यान नहीं देना है, इसको हम छुपा देंगे थोड़ी देर में। हमने क्या करना है, जैसे ही एंट्री होगी हम सेव बटन पे क्लिक करा देंगे। जैसे ही क्लिक कराऊंगा, देखो आपने छोटा सा यहाँ पे फ्लैक्चुएशन हुआ ना, ये क्या हुआ, ये परचेज बुक के अंदर हमारी एंट्री आ गई होगी। देखो यहाँ पे परचेज में ही क्यों आई, सेल में क्यों नहीं आई, क्योंकि हमने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया था वो इसी के अंदर पेस्ट किया था, सेल के अंदर तो किया ही नहीं। सेल में कैसे पेस्ट करेंगे, देखो वापस से मैं यहाँ पे मैक्रो में चलता हूँ फिर से डेवलपर, और मैक्रो हमारा था इधर, ये रहा, एडिट मोड पे चलते हैं। इसके अंदर हम सीधा सीधा यदि इसी मैक्रो को फिर से चला दें और जो ये मैक्रो सीट परचेज बुक में जा रहा है इसकी जगह यदि सेल बुक करा देंगे तो सेल में चला जाएगा। यही तो है ना, कहाँ पे जा रहा है, कॉपी होके ये परचेज बुक में जाके पेस्ट हो रहा है ना, हम यहाँ पे सेल बुक करा देंगे बस। तो क्या करें उसके लिए हम एक कंडीशन पास करा देंगे यहाँ पे कि यदि इफ रेंज, एक कंडीशन किस प्रकार से दें कि भाई रेंज हमारी ये जो सेल है ये H2 है ना, ये हमारा H2 बराबर हो परचेज के,
इसमें यदि परचेज लिखा है देन क्या हो, क्या लग गया यहाँ पे ओहो THEN देन, यदि यहाँ पे परचेज लिखा है तब ये मैक्रो हमारा चल जाए। क्यों चल जाए? क्योंकि हमने परचेज में ही तो एंट्री करानी है उसकी। यदि यहाँ पे परचेज नहीं लिखा है, यहाँ पे सेल लिखा है, ये कंप्लीट मैक्रो फिर से चले, लेकिन कॉपी होके हम चले जाएंगे नीचे आके करेंगे एल्स के बाद हम फिर से पेस्ट करा दें इसको और यहाँ पे करा दें परचेज बुक की बजाय हम सेल बुक नाम डाल देंगे SALE सेल, और लास्ट में आके करा देंगे हम इफ को एंड इफ दैट्स ऑल। क्या समझ में आया यहाँ पे कि यदि रेंज S2 के अंदर परचेज लिखा है तो ये मैक्रो चल जाए और परचेज बुक में जाके वो डेटा पेस्ट हो जाए, अदरवाइज ये डेटा सेल्स बुक में जाके पेस्ट हो जाए। बस मैक्रो हमारा कंप्लीट। अब देखो परचेज बुक में एक एंट्री है, 2 हो गई हमारी, सेल बुक में एक भी नहीं है। अब मैं एंट्री सेल बुक के लिए कराता हूँ, यहाँ पे कराता हूँ क्लिक, तो देखो यहाँ पे सेल्स लिखा आ गया, परचेज नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, परचेज में नहीं जाएगी। मैं यहाँ पे कराता हूँ बिल नंबर 101 और आइटम डालता हूँ मैं CD बेचते हैं क्योंकि हमने CD खरीदी है, और क्वांटिटी हम 2 CD बेच देते हैं 12 रुपये के हिसाब से। ब्रांड कौन सा, हमने राइटेक्स की खरीदी है तो राइटेक्स की बेचेंगे। 4 GB की खरीदी है तो 4 GB की बेचेंगे। वैल्यू के अंदर 2nd जनरेशन की है, और नेम किसको बेच रहे हैं, सुरेश को। हमने सुरेश को 4 CD बेच दी। देन इस बार क्लिक कराऊंगा, देखो एंट्री हो गई वहाँ पे कंप्लीट, बट इस बार परचेज बुक में नहीं गई होगी, नहीं गई ना, इस बार कहाँ गई होगी, वो सेल बुक में चली गई। यहाँ तक क्लियर इतना। अब देखो यहाँ पे मैं क्लिक करा रहा हूँ तो यहाँ पे परचेज आ रहा है, यहाँ पे सेल आ रहा है। क्यों आ रहा है, ये हमने यहाँ पे रेडियो बटन लिए, ऑप्शन बटन कहाँ से लेंगे, डेवलपर में ही हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन होता है। फिर से लेके बताता हूँ, मैं इन दोनों को डिलीट ही कराता हूँ, यहाँ से मैं दोनों को डिलीट करा देता हूँ, ठीक है। अब फिर से लेते हैं, मैं यहाँ पे फिर से इंसर्ट में जाता हूँ और ये ऑप्शन बटन मैं यहाँ पे ड्रॉ करा देता हूँ। इसी को मैं कॉपी करा लूँ Ctrl D और इसको यहाँ रखा देता हूँ। 2 ऑप्शन बटन आ गए, इनके नाम चेंज करा ले हम। इसका तो नाम मैं डालते हूँ सेल, कि भाई यहाँ पे क्लिक करें तो सेल और यहाँ पे क्लिक करें तो परचेज। ये परचेज बटन हो गया और एक सेल बटन हो गया। इनका कलर मैंने बना रखा था, आप राइट क्लिक यूज़ करके फॉर्मेट कंट्रोल में आप इसका कलर दे सकते हैं। मैं इसका कलर एंड लाइंस के अंदर इसको तो करा देता हूँ ग्रीन कलर से, और इसको करा देता हूँ मैं रेड कलर से। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ऑरेंज करा देते हैं। इस बार इनको आराम से एडजस्ट करा लेंगे, जहाँ भी हमने इनको रखा ना रख लेंगे। हो गया काम। देखो दोनों बटन चल गए, बट यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे कैसे चेंज हो रहा था, एक देखो एक टेम्परेरी सेल लेते हैं। मेरा ये जो लोगो लगाया ना, ये भी कुछ खास काम कर रहा है। देखो लोगो के नीचे कुछ लिखा हुआ है ना, इसको मैं अभी डिलीट कराता हूँ। डिलीट कराते ही यहाँ पे स्टॉक आ गया अपने आप, जैसे भी आया आने दो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ क्यों आया है। देखो हम किसी भी एक बटन पे, दोनों में से हम राइट क्लिक यूज़ करेंगे एक पे, और फिर से करेंगे कंट्रोल फॉर्मेट। यहाँ से हम चले जाएंगे कंट्रोल्स पे और यहाँ पे करेंगे चेक्ड पे क्लिक, और सेल लिंक के अंदर मैं इस बार ये सेल दे देता हूँ, क्लियर, और ओके करा देता हूँ। देखो यहाँ पे इस सेल पे 1 आ गया। क्यों आ गया, क्योंकि मैंने इस पे क्लिक कर रखा है। इस पे कराता हूँ तो 2 आ रहा है, इस पे 1, इस पे 2, इस पे 1, इस पे 2। अब यहाँ पे यदि 1 है तो यहाँ पे आ जाए परचेज, यहाँ पे 2 है तो लिखा जाए सेल, वरना स्टॉक। यही मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ किया है। आप देखोगे इफ़ A1 हमारा A1 में था पहले, अब हमने ले लिया B2, तो मैं इसको करा देता हूँ B2, कि भाई B2 के अंदर इस सेल में यदि 1 लिखा है तो परचेज। फिर से इफ़ लगाया, फिर से हम B2 करेंगे। यहाँ पे यदि B2 के अंदर सेल्स लिखा है, सॉरी सेल्स नहीं, B2 के अंदर यदि 2 है तो सेल्स लिखा आ जाए, वरना स्टॉक आ जाए। सिंपल फॉर्मूला था, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे सेल्स आ रहा है, इस पे क्लिक करता हूँ, परचेज आ रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो परचेज, यहाँ पे 2 है तो सेल्स, यदि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो स्टॉक आ जाए, ठीक है। और इसको मैं छुपा देता हूँ लोगो से। देखिए लोगों का काम हमारा कितना अच्छा था। तो ये भी आपका यहाँ पे क्लियर।
अब देखते हैं स्टॉक के अंदर हमारे पास यहाँ पे स्टॉक भी यहाँ पे जुड़ता होना चाहिए ना। ये सेल बुक है, ये स्टॉक है। अभी स्टॉक में कुछ भी आइटम नहीं है। अब हमको कौन से आइटम लेने हैं स्टॉक पे? यहाँ पे हमको स्टॉक में आइटम लेने हैं कि जो हम खरीद रहे हैं वही तो हमारे स्टॉक में जाएगा। और हमने खरीदा क्या क्या? अभी से हमने सिर्फ यहाँ पे सीडी खरीदी और कुछ नहीं खरीदा है। यहाँ पे एक आइटम और खरीद लेते हैं। अब देखो यदि हम यहाँ पे एंट्री करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं और डैशबोर्ड से भी यहाँ पे आ सकता है, तो यहाँ पे कोई परेशानी नहीं आएगा। मैनुअल यहाँ भी एंट्री करा सकते हैं। ये हमने वहाँ से आइटम कोड और आइटम में फ़र्क करा दिया। कोड इधर आना चाहिए, आइटम नेम इधर आना चाहिए। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करा के इधर पेस्ट करा लेता हूँ और इधर करा देता हूँ सीडी। और इसी प्रकार यहाँ पे ख़रीदता हूँ मैं एक डीवीडी और इसका कोड भी हम यहाँ पे बना लेंगे, क्योंकि कोड हमारा हमने डाला नहीं था, वहाँ से उठ के आएगा कोड। अभी छोड़ देते हैं। ब्रांड राइटेक्स की ले लेते हैं 8 GB, सेकेंड जनरेशन, रेट 15 का, क्वांटिटी 25, GST 0.18 का हो गया और टोटल हमारा 443 के समथिंग। स्टॉक में चलते हैं। उसके लिए देखो हमने वहाँ से डेटा फिल्टर करके यहाँ पे लेके आना है। और कौन सा फिल्टर करना है? यूनिक फिल्टर कराना है, क्योंकि हम ये चीज़ बार बार खरीदेंगे तो बार बार आइटम के नेम नहीं आने चाहिए। एक बार डीवीडी का नाम आ गया तो एक बार ही स्टॉक में जाना चाहिए, बार बार नहीं जाना चाहिए। उसके लिए यहाँ भी हम एक फ़िल्टर लगाएंगे और एक मैक्रो भी रिकॉर्ड करेंगे। तो सीधा हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करा लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, इसका हम कोई भी नाम देना चाहें, मैं यहाँ पे ST करा के और ओके करा देता हूँ। देन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई। अब हम सीधा डेटा पे चले जाएंगे और यहाँ पे करेंगे हम एडवांस फिल्टर पे क्लिक। एडवांस फिल्टर में कॉपी टू अनदर लोकेशन कराना है। लिस्ट रेंज के अंदर परचेज वाली बुक के अंदर हम लिस्ट, ये आइटम वाली लिस्ट उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। कंप्लीट आइटम वाली लिस्ट को सिलेक्ट करा देंगे। हमको आइटम ही तो चाहिए वहाँ पे, क्लियर। जहाँ तक भी हमने लेना है वहाँ तक हम सिलेक्ट करा लेंगे। क्राइटेरिया, देखो क्राइटेरिया मैंने कुछ यूनिक लिया है। हम क्राइटेरिया में आइटम से लिया है तो आइटम वाला, और मैंने लेस देन ग्रेटर देन यहाँ पे डाला है, यानी कि नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का मतलब वहाँ से जो यूनिक आइटम हो वही आए, किसी के बराबर ना आए, है ना। ये हमारा CD चुन लिया तो CD फिल्टर होके ना आए, DVD चुना DVD फिल्टर होके ना आए। हमने नॉट इक्वल टू कर लिया, जो भी आइटम होंगे सारे फिल्टर होके आ जाएंगे। तो मैं ये दे दूं या फिर किसी दूसरे से कराना चाहें तो फिलहाल मैं यहाँ पे सारे ही क्राइटेरिया दे देता हूँ। सिर्फ ये डालें या ये डालें, जो भी हम डालेंगे, क्योंकि हमने वहाँ पे रेंज एक ही उठाई है तो इनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और कॉपी टू के अंदर कहाँ पे कराना है हमने कॉपी, उसको हमने यहाँ पे कराना है। क्लिक करेंगे यूनिक रिकॉर्ड ओनली पे और ओके करा देंगे। अब जैसे ही ओके कराएंगे, देखो यहाँ पे सिर्फ ये आइटम आया है ना, क्योंकि हमने वहाँ से एक ही रेंज ली थी। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए हम एक रेंज नहीं, पहले हम इस मैक्रो को स्टॉप करा देते हैं, नहीं तो ये ज़्यादा रिकॉर्ड हो जाएगा। यहाँ पे स्टॉप मैक्रो करा देते हैं, ठीक है। हम चलते हैं वापस से। देखो परचेज के अंदर मैंने सिर्फ ये चीज़ ली थी। यदि मैं लिस्ट के अंदर ये सारी ले लेता तो हमारी ये सारी की सारी यूनिक फिल्टर होके आ जाती। क्लियर? तो आप इस प्रकार से ही ले रेंज, और ये क्राइटेरिया हमने दिया है इस प्रकार से, तो आप इस प्रकार से क्राइटेरिया दे सकते हैं। अगर सिंगल ले रहे हैं तो आप इस प्रकार से क्राइटेरिया दे दें। क्लियर? तो मैं इसको ठीक करा लेता हूँ, इस गलती को। जब नेक्स्ट फाइल में काम करेंगे तब हम इस गलती को ठीक करा लेंगे। तो हमारा ब्रांड नेम भी आ जाएगा, स्पेसिफिकेशन भी आ जाएगी और उसकी जनरेशन या फिर उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। अब देखो एक नया आइटम मैं यहाँ पे ऐड करा लेता हूँ। पहले हम यहाँ पे चलते हैं, परचेज करेंगे। हम किसको परचेज कराएं? 104 नंबर पे हम मल्टीपल आइटम एक ही बिल पे खरीद सकते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे परचेज कराता हूँ रैम को। रेट रैम का मैं डालता हूँ 600 रुपये का, क्वांटिटी 10 और GST वही 18% डालता हूँ। फटाफट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ किंगस्टन, ठीक है। नेम किससे ख़रीद रहे हैं? मुकेश से ख़रीद रहे हैं, और मैं इसकी परचेज में एंट्री करा देता हूँ। देखो परचेज में हमारे पास एक एंट्री और आ गई। स्टॉक में जाके देखते हैं तो रैम नहीं जुड़ी है हमारी, है ना। तो उस मैक्रो को हम यहाँ पे असाइन कर लेंगे और यहाँ पे क्लिक कराएंगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास ही ऑटोमेटिक जुड़ जाएगी। यहाँ पे हमारे पास ब्रांड नेम हमने फिर से गलत जगह डाल दिया, क्योंकि यहाँ पे देखोगे आप परचेज के अंदर रैम इधर आनी चाहिए, ब्रांड नेम इधर आना चाहिए। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करा के यहाँ पे पेस्ट करा लेता हूँ और यहाँ पे रैम लिखा देता हूँ मैनुअल। देखो कहाँ से गलती हो रही है पता है आपको, बताता हूँ अभी। मैं यहाँ पे इसको पहले अपडेट कराऊँ। देखो यहाँ पे रैम सुधर गई। ये गलती हो रही है हमारी डैशबोर्ड के ऊपर, यहाँ से
यहाँ पे मैंने आइटम नेम लेने थे, जबकि मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, मैंने यहाँ पे ये आइटम ले रखा है ना, आइटम कोड ले रखा है यहाँ पे। तो ये दोनों हम चेंज करा देंगे। यहाँ पे तो आइटम आना चाहिए और यहाँ पे आइटम कोड आना चाहिए। तो इसके अंदर आके मैं कराता हूँ इक्वल और आइटम्स, और इसके अंदर मैं करा देता हूँ इक्वल आइटम कोड और एंटर। ठीक है, अब हमारी एंट्री एक्यूरेट चली जाएगी। अब हमने स्टॉक कैलकुलेट कराना है। स्टॉक किस प्रकार से कैलकुलेट कराएंगे, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सम इफ फॉर्मूला। सबसे पहले तो हमको चाहिए यहाँ पे परचेज की क्वांटिटी, फिर चाहिए सेल की क्वांटिटी, और स्टॉक के अंदर यदि हम परचेज में से सेल की क्वांटिटी घटाते जाएंगे तो हमारे पास स्टॉक बच जाएगा। सिंपल सा यही है। देखो यहाँ पे मैंने किया है परचेज माइनस सेल, तो स्टॉक बच जाएगा। लेकिन परचेज कितनी करी है टोटल डीवीडी हमको नहीं पता है कितनी परचेज करी है, तो हम यहाँ पे फंक्शन यूज़ करेंगे इक्वल सम इफ, और सम इफ के अंदर रेंज पूछ रहा है। रेंज कहाँ पे लेनी है, परचेज बुक की रेंज लेनी है हमने। ये पूरी रेंज उठा देंगे हम, जहाँ तक भी हमारे पास डेटा है, कितनी रेंज तक लेना चाहे उतनी रेंज ले सकते हैं। कोमा यूज़ करेंगे। अब कह रहा है देखो इसके लिए क्राइटेरिया, क्राइटेरिया हमारे पास स्टॉक के अंदर ही है। स्टॉक में जाएंगे, क्राइटेरिया ये रहा, कोमा यूज़ करेंगे। और अब कह रहा है सम रेंज, किसको जोड़ना है, हमने परचेज बुक की जो क्वांटिटी है इसको जोड़ना है। ठीक है, इसको भी हम वहीं तक सेलेक्ट करा देंगे। कहाँ तक किया था हमने, ये F52 तक किया था, और इसको भी हम F52 तक ही करा लेते। बस ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करा लेंगे। तो यहाँ पे देखो इसकी क्वांटिटी आ गई हमारे पास, 25 डीवीडी खरीदी है। स्टॉक में भी 25 ही है क्योंकि अभी बेची नहीं है। इसी फॉर्मूले को नीचे तक कॉपी करा लेंगे। बट यहाँ पे एक मिस्टेक आ सकती है, हम यहाँ पे फिक्स करके चलेंगे रेंज को। ये जो हमारी है ना, ये रेंज हमने सेलेक्ट करी थी, इसको भी हम F4 से फिक्स करा लेंगे और इसको भी F4 से फिक्स करा लेंगे। अब इसको कॉपी कराएंगे हम नीचे तक। इसी प्रकार सेल, इसी फॉर्मूले को मैं यहाँ पे कंट्रोल R राइट फिल करा लेता हूँ, और सिर्फ हमने चेंज क्या करना है, इस बार हम कर रहे थे से परचेज बुक से, और अब हमने रेंज देनी है सेल बुक की, और यहाँ भी हमने रेंज देनी है सेल बुक की। बस इतना ही चेंज करा ना, एंटर प्रेस करा लेंगे तो यहाँ पे सेल के लिए आ जाएंगे, नीचे तक फिल करा देंगे। बिका है कुछ, हमने कुछ बेचा ही नहीं है। यहाँ पे दिखाता हूँ मैं क्या बेचा हमने। यहाँ पे बेची है भाई, सीडी बेची है। क्यों नहीं आई सीडी यहाँ पे, इसलिए नहीं आई, देखो यहाँ भी उल्टी एंट्री हो रही है ना। यहाँ पे सीडी आनी थी, यहाँ पे आइटम्स आने थे। तो इसी को मैं कॉपी करा के यहाँ पे पेस्ट करा देता हूँ, हमारी उसी वजह से गड़बड़ हुई है। यहाँ पे सीडी डाल देते हैं। ठीक है, सेव करा लेंगे। अब देखते हैं स्टॉक में जाके, देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ बिका, सीडी हमारे पास नहीं बिकी है। ये इसलिए नहीं जुड़ी है, यहाँ पे हमारी रेंज में मिस्टेक है। देखो हमने रेंज करी है F3 से F52 तक की होनी चाहिए ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला ड्रैग किया है ना, तब ये इधर भाग गया है। और इसको भी हमने K3 से और K52 तक हमने रखाना है, वरना आप इस फॉर्मूले को दोबारा लगा सकते हैं। नहीं शो करा रहा है, फिर से हम करेंगे सम इफ, हम मैनुअली लगाते हैं। रेंज हमारे पास इस बार सेल बुक की रेंज उठाएंगे, आइटम वाली है ना, इसी आइटम की हमने सेल देखनी है। कोमा, ये आइटम कहाँ पे है, इसके लिए क्राइटेरिया ये रहा, कोमा रेंज हमारी सम रेंज, हमने सेल की क्वांटिटी इस बार ये सम करानी है। क्लियर, हमने ये कर दिया यहाँ पे F57, और यहाँ भी मैं K57 ही करा लेता हूँ। ब्रैकेट क्लोज करा लेंगे और इन दोनों को फिक्स करा देंगे, जैसे हमने वहाँ पे फिक्स कराया था F4 की से, और इसको भी मैं फिक्स करा लेता हूँ F4 की से, एंटर प्रेस करा लेंगे। अब ड्रैग करा लेते हैं फॉर्मूले को, तो अब हमारा एक्यूरेट चलना चाहिए। हमने 2 सीडी बेच दी। ठीक है, अब जो भी एंट्री करेंगे, डेटा हम बेचेंगे या खरीदेंगे, सीडी और खरीदता हूँ तो यहाँ पे नया आइटम नहीं जुड़ेगा, सीडी हमारे पास यहीं पे बढ़ जाएंगी। देखो यहाँ पे खरीद के दिखाता हूँ, मैं डैशबोर्ड पे चलता हूँ, और बिल नंबर 103 पे हम फिर से सीडी खरीदते हैं, और इस बार मैं ये रेट अपने आप उठा रहा है उस फॉर्मूले से। अब पहले डाला था हमने, रैम का डेट डाला था, ये डिलीट नहीं किया है। हम यहाँ पे सीडी का रेट वापस से 10 डालते हैं, क्वांटिटी में 25 और ख़रीद लेते हैं 18% जीएसटी के हिसाब से। ब्रांड हम ले लेते हैं इस बार टी सीरीज़ का, और ये ले लेते हैं हम 2 GB के लिए। वैल्यू हमारे पास 2nd जनरेशन की, और नेम गोपाल। क्लियर, और इसको हमने परचेज में सेव करा देना है। देखो हमारे पास एक सीडी और बढ़ गई होगी यहाँ पे, देखो फिर से सीडी की एंट्री आ चुकी है ना।
स्टॉक के अंदर जाके देखेंगे तो हमारे पास CD कितनी हो गई है, 75 हो गई ना। तो ये भी ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। स्टॉक के अंदर 73 बच रही है। नया आइटम खरीदेंगे तो हम यहाँ पे अपडेट स्टॉक पे क्लिक करा देंगे, नया आइटम आ जाएगा। सिंपल सा बढ़िया तरीके से चल रहा है। तो सबसे पहले आप ये फाइलें रेडी कर लें, इस प्रकार से मैक्रो लगा के इनको तैयार कर लें। क्या आपके पास कैटेगरी है, वो कैटेगरी वाइज अपने आइटम डाल लें। ज़रूरी नहीं आप यही आइटम डालें। यदि इस फाइल में प्रैक्टिस करना चाहें तो इस फाइल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसको हम चाहें तो हाइड करा सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे Alt+IR करके हम यहाँ पे रो ब्रेक डाल देंगे तो ये नीचे चला जाएगा, छुप जाएगा, दिखाई नहीं देगा यहाँ पे डैशबोर्ड पे। अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जो आइटम कोड आ रहा है मेरे पास वो ऑटोमेटिक आ रहा है ना, किस प्रकार से, बिल नंबर से नहीं आएगा। यहाँ पे जैसे ही मैं आइटम नेम डालता हूँ, मैं यहाँ पे डालता हूँ एग्जाम्पल के लिए रैम, तो देखो यहाँ पे रैम के लिए R और डैश यहाँ पे आ चुका है ना। उसके बाद दूसरा जब आएगा, जब मैं यहाँ पे ब्रांड डालूंगा, मैं यहाँ पे डालता हूँ सैमसंग डालता हूँ, देखो उसके लिए SA आ चुका है। स्पेशलाइजेशन के अंदर मैं डालता हूँ 8 GB, तो इसके लिए देखो यहाँ पे 8 GB ऐड हो गया। यहाँ पे मैं डालता हूँ उसकी जनरेशन करता हूँ DDR4, देन यहाँ पे DDR4 ऐड होगा। ये हो गया हमारा पूरा आइटम कोड। तो इसके लिए देखो मैंने फॉर्मूला यूज़ किया है, लेफ़्ट उठाया मैंने H9 का एक करैक्टर, कॉन्केट किया एंड% यूज़ करके हम करेंगे लेफ़्ट का K9 का 2 करैक्टर। ये तो हमारे पास हो गया K9, सॉरी ये तो हमारे पास हो गया H9, इसका एक करैक्टर उठाया, और K9 इसके 2 करैक्टर उठाए, एंड राइट का K11 का इसके पूरे 3 करैक्टर उठा लिए। इसी प्रकार फिर एंड एक डैश साइन यूज़ होगा, और एंड के बाद K13, ये K13 पूरा का पूरा उठा रखा है, ठीक है। इसमें पूरा हमने कोई लेफ़्ट राइट नहीं लगाया, ये पूरा ही उठा लिया। इस प्रकार से हमने एंड% से सारे कॉन्केट करा दिए, तो एक हमारे पास यूनिक आइटम कोड जनरेट हो जाता है। सिंपल फंक्शन था। अब हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डायनेमिक करने वाले हैं, तो लगातार बने रहिएगा। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, में लाइक करें, और यदि नया हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।